चलिए, सबको नमस्कार, सबको हेलो, स्वागत है आप सभी का। एक्चुअली हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अभी बिहार दरोगा का पीटी का रिज़ल्ट आया है और मेंस का भी डेट निकल गया एग्ज़ाम का। तो एक बिहार दरोगा मेंस का एक सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ मेरा प्रयास रहेगा कि मैं डेली कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ, ठीक है। कुछ समझेंगे भी इसमें। तो भी मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा, हिस्ट्री वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। और बाकी हम कुछ बोर्ड पे भी पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को। मॉडर्न हिस्ट्री में लैटर मुगल जो हो गए, ऑटोनोमस स्टेट हो गया, जो जो भी कुछ है इसमें। तो फिलहाल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन को, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कॉपी कलम जिसको निकाल लें, ठीक है। आंसर भी दे रखा है, लेकिन थोड़ा कुछ समझते चलेंगे, जो इसमें समझना कुछ होगा, ठीक है। तो समय बहुत ही कम रह गया है, तो जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत, यानी कि जहांदार शाह किसके मरने के बाद राज सिंहासन पे बैठा। तो थोड़ा सा जहांदार शाह के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जहांदार शाह क्या है? ये मुगल एम्परर था एक, ठीक है। मुगल डायनेस्टी का एक शासक था। ये बैठा था, देखिए आंसर भी हमारा दे रखा है, आंसर ए, यानी कि बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। तो बहादुर शाह प्रथम का थोड़ा सा हम लोग शासनकाल जान लेते हैं। देखिए, औरंगजेब के बाद क्या है कि मुगल एम्पायर का पतन, मैं ये नहीं कहूँगा कि पतन हो गया, बट होता है ना कि पतन की नींव डाल दी गई। मुगल एम्पायर की पतन की नींव डाल दी गई। जो औरंगजेब था, उसके जाने के बाद जो भी शासक आए, उन्होंने क्या हुआ, वहाँ से मुगल की जो एम्पायर है उसकी नींव डल गई। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ, ये डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर है, या फिर लेटर मुगल हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर, इसका क्या था शासनकाल, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हम लोग देख लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम है ये, सॉरी, ठीक है। बहादुर शाह सेकंड भी आएगा, वो भी मुगल का ही है, ठीक है। तो वो सबसे अंतिम शासक था बहादुर शाह सेकंड। तो प्रथम का शासनकाल अपना हो जाएगा 1707 से लेके, लिखते चलिएगा इसको, 1707 से लेके 1712 तक। देखिए, औरंगजेब तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद क्या था, ये राजा कोई गाने बजाने में रह गया, कोई अयास बन गया, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी कहानी है, इसी के चलते इनका पतन हुआ, ठीक है। तो शासनकाल क्या था बहादुर शाह प्रथम का, 1707 से लेकर 1712 में, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा ये। और जहांदार शाह का क्या शासनकाल था कि जहांदार शाह ने सिर्फ क्या था कि 1712 से लेके 1713, यानी कि मात्र एक साल, ठीक से एक साल भी नहीं होगा ये, मात्र एक साल इन्होंने क्या किया कि शासन किया, ठीक है। इनको 29 मार्च 1712 को क्या था, गद्दी पे बिठाया गया। किसको? जहांदार शाह को। तो एक साल राज किया, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग जानेंगे प्रेडिसेसर और सक्सेसर, यानी कि पिछले में शासक कौन था और इनका अगला उत्तराधिकारी कौन था। तो बहादुर शाह का अगला उत्तराधिकारी यानी जहांदार शाह, ठीक है। जहांदार शाह का अगला उत्तराधिकारी कौन था? फारूक सैयद, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, आंसर दे रखा है बी, ठीक है, यानी कि अजीजुद्दीन, ठीक है। लेकिन इसमें एक और सवाल, देखिए सवाल ये एक ही है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में जाएंगे, तो कुछ और सवाल इससे निकलेंगे, ठीक है। तो इसमें द्वितीय तो ये हो गया, लेकिन पहली जो उपाधि थी आलमगीर की, वो किसने धारण की थी? तो पहली धारण की थी किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। आलमगीर औरंगजेब ने, तो इसको याद रखिएगा, पहली किसने धारण की थी? औरंगजेब। देखिए यहाँ औरंगजेब दे रखा है, तो पहली धारण की थी औरंगजेब ने, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें आंसर क्या, देखिए आंसर क्या दे रखा है इसमें, वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। अब देखिए इनकी ये नौबत आ गई। ठीक है, कहने के लिए क्या था कि बस ये शासक बच गए थे, लेकिन असल में चला कौन रहा था? तो असल में कौन चला रहा था? जो इंग्लिश थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वही इनको क्या था, चला रहे थे। देखिए अभी ये नाम के शासक रह गए, जब क्या था कि इनको पेंशन के रूप में 1 लाख रुपया क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी से प्राप्त होता था। तो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आंसर इसका हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? किसने विभूषित किया? ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। अब देखिए ये द्वितीय तृतीय ये सब इतिहास में चलता रहता है। आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो द्वितीय तृतीय मिलेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में जाइएगा, लुइस 16 का आपने नाम सुना होगा। अब ये लुइस नाम के 16 राजा हो गए, तो यहाँ द्वितीय से घबराना नहीं है, तो 2 ही है सिर्फ। ठीक है, तो द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी, तब से इनको लोग राजा राम मोहन रॉय ऐसे कहते हैं। बहुतों को लगता है कि ये इनका पूरा नाम ही है राजा राम मोहन रॉय, लेकिन इनका नाम क्या है, राम मोहन रॉय। इनको उपाधि थी राजा की मिली थी। किसने दिया था? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इनको ये उपाधि दी थी। और राजा राम मोहन रॉय क्या था, थोड़ा सा इनके बारे में, अकबर सेकंड का जो भी था, ये जो शासनकाल हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इनका था देखिए 1806 से लेके, देखिए 1806, ठीक है, 1806 से लेके 1837 तक, इसको लिखते चलिएगा। और भी एक प्रश्न देखिए इसमें से आ गया कि क्या शासनकाल था अकबर द्वितीय का? 1806 से लेके 1837 तक इनका शासनकाल था। ठीक है, देखिए ये 19वें मुगल एम्परर थे, यानी कि मुगल शासक थे ये। कौन से? 19वें मुगल शासक थे। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये क्या था कि ये क्या थे, जो शाह आलम सेकंड था। ठीक है, शाह आलम आपको याद आ रहा है, शाह आलम सेकंड याद कीजिए थोड़ा सा। तो शाह आलम सेकंड यानी मुगल एम्पायर का, आगे हम लोग पढ़ेंगे उनकी। तो शाह आलम सेकंड का जो क्या था, ये उनके पुत्र थे। ठीक है, शाह आलम सेकंड के क्या थे, ये पुत्र थे। ठीक है, और फादर किसके थे? बहादुर शाह सेकंड, यानी कि जो लास्ट एम्परर था, अंतिम शासक था मुगल एम्पायर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय की अगर हम लोग बात करें तो ये एक सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, ये वन ऑफ द फाउंडर थे किसके? ब्राह्मण समाज के। ठीक है, जो ब्राह्मण समाज का था, जिसको हम लोग ब्राह्मो सभा बोलते हैं, उसके एक ये फाउंडर में से एक थे। ठीक है, जिन्होंने सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, इनमें क्या था, इनका योगदान रहा था इसको रोकने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आ जाएगा अपना क्या, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन रॉय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो सीधी सी बात है कि जिसने उपाधि किसके दौरान इनको मिली थी? अकबर द्वितीय के। तो देखिए ऑप्शन ये सारा कुछ दिया है शाह आलम सेकंड करके। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अकबर द्वितीय। इन्होंने इनको लंदन भेजा था। सारा फंड खत्म हो रहा था इनका, किसका? मुगल जो राजकोष है, सारा फंड खत्म हो रहा था इनका। समझ गए? देखिए ये चला आ रहा है। मैंने क्या बोला था कि जब औरंगजेब के बाद क्या था, इनका पतन स्टार्ट हो गया। इनका जो फिस्कल मैनेजमेंट है, ठीक है, जो फिस्कल मैनेजमेंट है, जो रिवेन्यू पॉलिसी है, टैक्स पॉलिसी है, बिल्कुल ही बेकार थी इनके पास। ये क्या, देखिए इधर उधर का काम में बस दिमाग लगाते थे। ठीक है, ये बहादुर शाह प्रथम की बात करें तो भैया ये क्या था, जहाँ इनकी राजधानी थी, राजधानी से दूरी 3 साल रह गए। ठीक है, जहांदार शाह का क्या था, एक वैश्या थी, लाल कौर उनके प्रेम में पड़ गई है। ठीक है, तो ऐसे ही इनका क्या था कि चलता रहा, जिससे इनका पतन
हो गया। देखिए फिस्कल पॉलिसी से लिया गया है फिस्कल मैनेजमेंट। फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी ये क्या है? एक ऐसी पॉलिसी है जिसके द्वारा गवर्नमेंट क्या है कि अपने खर्चों को, टैक्स के रेट को क्या है, एडजस्ट करती है। ठीक है, ताकि अच्छे से इकोनॉमी को मॉनिटर किया जा सके, चलाया जा सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा आ जाइए। पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ठीक है, दूसरा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। ठीक है, तो इस पे विचार कुछ देखिए, इस पे क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कौन कब आया, क्या हुआ, इस पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये सही बात है, ये पुर्तगीज क्या था, आए थे। देखिए 1523 में, इधर देखिए 1523 में पुर्तगीज क्या था, इधर आपके पौंडीचेरी में आए थे, एक फैक्ट्री लगाई थी आपका पुदुचेरी। ये पौंडीचेरी जो नेम है, ये जो वर्ड है, ये पुर्तगीज लैंग्वेज से ही आ गया है। ठीक है, पुर्तगीज लैंग्वेज से ही आ गया है ये पौंडीचेरी वर्ड। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश आए, वो क्या था 1778 से लेके 1783 तक ब्रिटिश रहे। फिर उसके बाद फ्रेंच आए 1783 से लेके 1793 तक। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद फिर ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिश का राज चलता रहा जैसा कि हम लोग जानते हैं। फिर 1793 से लेके उनका राज चलता रहा, 1815 ऐसे करके फिर आगे भी बढ़ा। ठीक है, तो ये क्रम था। पहले क्या था, पुर्तगाली आए 1523 के आसपास, उसके बाद क्या था, ब्रिटिश आए 1778 से 1783, फ्रेंच आए। ठीक है, फ्रेंच कब आए भाई, देखिए फ्रेंच कब आए, फ्रेंच का था ये 1783। ठीक है, फ्रेंच का क्या था ये 1783 था। तो अपना जो उत्तर है इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, केवल 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुप्रसिद्ध उर्दू शायद मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान था, बी दे रखा है ना, तो यानी कि आगरा। बाकी आप लोग तो जानते होंगे गालिब को, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। ऐसा बहुत सारा है ना, कि आदमी हम भी काम के थे, ऐसा कुछ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इश्क ने हमें निकम्मा कर डाला, वरना आदमी हम भी काम के थे। पता नहीं इनका है कि नहीं है, लेकिन चलिए अब इनके बारे में सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो कौन था ये, मोहम्मद शाह। ठीक है, कौन था ये, मोहम्मद शाह। ठीक है, अब ये मोहम्मद शाह कौन था, है ना, इनके बारे में भी थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मोहम्मद शाह क्या था कि ये 13th यानी कि 13वें मुगल एम्परर थे। यानी कि क्या था ये, 13th मुगल एम्परर थे, 13वें मुगल शासक थे। इनका शासनकाल था 1719। ठीक है, 1719 से लेके 1748 तक। ठीक है, इनका शासनकाल था 1719 से लेके 1748 तक। और एक और इसमें पॉइंट ऐड कर दे रहा हूँ मैं, आप लोग ध्यान दीजिए कि इन्हीं के पीरियड में जो ईरानी शासक था, जो ईरानी कंकरर था, कौन, नादिर शाह, वो इंडिया आया था। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में। वो कब आया था, देख लीजिए, वो कब आया था आपका 39 में आया था। ठीक है, 1739 में। ठीक, अब देखिए इनका थोड़ा जान लेते हैं कि इनके पहले कौन शासक था और सक्सेसर कौन था, प्रेडिसेसर कौन था। ठीक है, तो प्रेडिसेसर यानी कि पिछले इनका, इनसे पहले कौन शासक था, तो वो था फारूक सैयर। ठीक है, फारूक सैयर कौन था, याद कीजिए आप लोग, फारूक सैयर भतीजा था किसका, जहांदार शाह। यानी कि जहांदार शाह को
गद्दी से साल भर के अंदर हटा दिया था, वही था वो फारूक सैयद। ठीक है, समझ गए? तो वो था फारूक सैयद। और सक्सेसर कौन था इनका? सक्सेसर बताइए मोहम्मद शाह का, यानी कि अगला राजा उत्तराधिकारी कौन था? तो अहमद शाह बहादुर। उत्तराधिकारी कौन था? अहमद शाह बहादुर। तो बहुत सारा प्रश्न हो गया। ठीक है, अहमद शाह बहादुर के बारे में भी हम लोग जान लिए, इनसे पहले कौन था वो भी जान लिए, है ना। चलिए अगला हम लोग ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम था? जैसे अभी हम लोगों ने बात की, देखिए जहांदार शाह। ठीक है, किसका कम था? जहांदार शाह का। कब से कब याद कीजिए, अभी हमने बात की थी 1712 से लेके 1713 तक, यानी कि 1 साल। ठीक है, यानी कि क्या था? 1 साल था। अब ये देखिए, ये 4 नाम थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जहांदार शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। देखिए अहमद शाह, अभी मैंने क्या बताया? मोहम्मद शाह के बारे में बताया, उनका अगला उत्तराधिकारी था अहमद शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बहादुर शाह के बारे में आप जानते ही हैं, बहादुर शाह 2 थे, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा चलते हैं हम लोग, है ना। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे सतीश चंद्र। ठीक है, इंग्लिश में इसको सतीश चंद्रा लिख देते हैं। ठीक है, ये इतिहास में चलता रहता है। तो कौन थे? सतीश चंद्र। ठीक है, आंसर भी देखिए डी दे रखा है ना। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। सतीश चंद्र, देखिए जागीर संकट, है ना। देखिए ध्यान से देखिए, जागीर संकट। तो ये जो जागीर संकट है ये क्या है? तो जागीर संकट जो ये वर्ड है, ये टर्म है, ये आया किससे है? जागीर संकट, जागीर संकट आया है जागीर से। समझ रहे हैं? ये एक तरीके की सिस्टम थी, जागीरदारी सिस्टम, जैसे मनसबदारी सिस्टम थी। तो ये जागीर मतलब क्या? संपत्ति, जमीन, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, जमीन जायदाद। हम लोग नॉर्मल भाषा में भी कभी झगड़ा हो जाता है तो कह देते हैं, कभी चलते फिरते हो जाता है, हम लोग इंसान हैं, चलते रहते हैं तो झगड़ा हो जाता है कि हम लोग कह देते हैं तुम्हारे बाप की जागीर है, ऐसे करके। तो ये वर्ड वहाँ से आया है, ये जागीर। तो जागीर, इसमें होता क्या था? देखिए कि ये जो जागीरदारी सिस्टम था, इसका नींव कौन दिया था? अकबर ने इसका नींव दिया था। ठीक है, अकबर माने वही अकबर, अकबर महान जो भी आप बोलते हैं। ठीक है, अकबर ने इसकी नींव डाली थी, जागीरदारी। अब जागीरदारी क्या था इसमें कि इनमें जो भी थे उनको नगद वेतन के बदले क्या था? नगद जो वेतन था उनके बदले जो क्या था कि कुछ राजस्व क्षेत्र दे दिए जाते थे, जिसको जागीर कहा जाता था। यानी कि जो भी वेतन, मान लीजिए आपका वेतन हो गया, मान लीजिए 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर का वेतन हो गया, तो वो जो जमादार राशि हो गई, ठीक है, उसके आधार पे क्या था कि एक राजस्व क्षेत्र दे दिया जाता था। उसके आधार पे क्या था? एक राजस्व क्षेत्र इसको दे दिया जाता था। समझ गए? तो इसी को हम लोग जागीर कहते थे, और इसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? जागीरदारी सिस्टम। ठीक है, तो सतीश चंद्रा ने क्या किया? इस जागीर को संकट बता दिया। क्यों भैया? तो मैंने क्या बोला था कि इनका पतन होना स्टार्ट हो गया था। तो ये क्या था कि पहले तो चलिए अकबर के टाइम में सिस्टम न्यू डाला किसने? अकबर ने। तो वहाँ तक तो चलिए ठीक था, जागीरदारी सिस्टम वहाँ तक ठीक था। लेकिन उसके बाद क्या? संकट बन गया, क्योंकि इसकी वजह से जो अन्य पहलू हैं विकास के, यानी कि राज्य चलाने हेतु, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। जागीरदार धीरे धीरे देते गए तो बाद में ये पावरफुल हो गए बाद में। ठीक है, तो ध्यान नहीं दिया गया, तो इससे क्या था? फंड की कमी हो गई। और उसके बाद क्या था? इसका पतन होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। किसका? मुगल एम्पायर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट सवाल पे हम लोग थोड़ा सा चढ़ते हैं, कर्नाटक के युद्ध से। ठीक है, इससे कुछ प्रश्न दे रखा है। इस सूची 1 को
सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, पेरिस के संधि के अंत, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ब्रिटिश की हार। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग कर्नाटक युद्ध को पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं। कर्नाटक युद्ध को हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कर्नाटक के। बाकी डिटेल में कभी हुआ तो बोर्ड पे जब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए 3 कर्नाटक का युद्ध हुआ था। ठीक है, हिंदी में इसको कर्नाटक कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो अभी कर्नाटक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कार्नेटिक, है ना, या फिर कर्नाटिक, जो भी कह सकते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं CARNATIC। ठीक है, तो 3 कर्नाटक का वार हुआ, जो भी युद्ध हुआ था। ठीक है, पहला आपका क्या हुआ था देखिए, है ना, पहला कब हुआ था? तो पहला हुआ था आपका 1744 से 1748। ठीक है, दूसरा आपका कब हुआ था? दूसरा देखिए कब हुआ था। दूसरा हुआ था 1749 से लेके 1754, समझ रहे हैं। ठीक, तीसरा कब हुआ था, यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, देख लीजिएगा थोड़ा सा। 1756 से लेके 1763 में इस टाइप का युद्ध हुआ था। हुआ था क्या? ये फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर क्या दे रखा है एक बार देखिए। उत्तर दे रखा है सी, है ना, 4132, 4132। ठीक है, देख लीजिए प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ेगा, ये प्रश्न भी वैसे थोड़ा ले हो जा रहा है, लेकिन समझने के लिए इससे 3 क्वेश्चन अपने आप बन गए। पहला, दूसरा, तीसरा युद्ध कब कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, है ना। चलिए, अब ये भी वैसा ही प्रश्न है, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा पढ़िएगा तो आपको कठिन लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा, लेकिन हाँ हम लोग जरा अब अभी इसको देखते हैं, देखने के बाद थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इसको। हम लोग डिटेल थोड़ा कर ले रहे हैं। फोर्ट सेंट डेविड, ठीक है, ये सब कुछ फोर्ट के बारे में दिया। फोर्ट मतलब क्या? किला। फोर्ट मतलब देखिए किला के बारे में दे रखा है। ठीक है, अब फोर्ट सेंट डेविड, अब फोर्ट सेंट डेविड का देख लीजिए, ये बना था आपका, देखिए फोर्ट सेंट डेविड बना था, हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, 1690 में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया कि फोर्ट सेंट डेविड कब बना, तो 1690 में बना था। ठीक है, फोर्ट लुइस जो था, फोर्ट लुइस, वो कब बना देख लीजिए। फोर्ट विलियम के बाद देखिए, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम आपका कब बना था भाई? तो फोर्ट विलियम आपका बना था 1698 में, यानी कि 1698 में, है ना। इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए ठीक है। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, इसको कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा बेटर लग रहा है। इंग्लिश हिंदी दोनों मेरे को तो सही लग रहा है ना। 1698। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद देखिए फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज कब बना था देखिए। फोर्ट सेंट जॉर्ज बना था आपका कब? 1639 में। देखिए इस थोड़ा सा 1639। ठीक है, अब फोर्ट सेंट लुइस, फोर्ट सेंट लुइस क्या था देखिए, फोर्ट सेंट, अब देखो फोर्ट लुइस है ना। फोर्ट लुइस आपका हो गया था 1701 में। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छा हम लोग क्वेश्चन इससे फ्रेम कर लिया। देखिए हम लोगों ने कि फोर्ट सेंट डेविड क्या था 1690, फोर्ट विलियम हो गया था 1698, फोर्ट सेंट जॉर्ज हो गया था 1639 में, फोर्ट लुई हो गया था आपका 1701 में। ठीक है, चलिए ठीक है, अब बाकी इस हिसाब से देखिए मिलान हो जाएगा, है ना। आंसर देखिए इसका दे रखा है सी। ठीक है, 2 3 4 1, यानी कि फोर्ट सेंट डेविड कडलोर। ठीक है, देखिए बी का दे रखा है कि 3, फोर्ट विलियम कहाँ था? बंगाल।
ठीक है, इसको देखते चलिएगा, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे दे रखा है लेकिन बहुत सारा इससे प्रश्न निकल के आ रहा है। 4 5 देखिए, 4 तो वैसे ही प्रश्न हो गया, और 4 कहाँ पे हैं ये वो प्रश्न हो जाएंगे। सी का हो जाएगा 4, यानी कि फोर्ट सेंट जॉर्ज किधर था, मद्रास में था। ठीक है, उसके बाद देखिए डी का क्या हो जाएगा, यानी कि फोर्ट लुई कहाँ था, पौंडीचेरी में था। ठीक है, तो ये आंसर हो गया अपना, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही, देखिए उसी टाइप का प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर दे रखा है ए। चलिए तो ए के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन भी हम लोग वांडीवास के में कर लेते हैं। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1760। ठीक है, वांडीवास का युद्ध हुआ था कब, 1760 में। किसके किसके बीच हुआ था ये युद्ध हुआ था किसके बीच, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, है ना। ये किसके किसके बीच हुआ था, फ्रेंच वर्सेज इंग्लिश, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था 1760 में। ठीक है ना। अब देखिए ये जो वांडीवास था, है ना, ये क्या था कि कर्नाटिक वॉर जो चल रहा था अपना, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कर्नाटिक वॉर तीसरा कब हुआ था, तो उसी के बीच में ये वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रेंच। और इस युद्ध के बाद क्या था, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो भी फ्रांस क्या था इसमें हार गया था। इस युद्ध में फ्रांस हार गया था, और हारा ही नहीं था, वो पूरी तरह से टूट गया, बर्बाद हो गया। यानी कि उसके बाद क्या था कि जो भी कर्नाटिक जो क्षेत्र था उस पे जो भी वो खाक जमा के बैठे थे, पोजीशन बना के बैठे थे, उनको वो सारा कुछ खोना पड़ा। और इस युद्ध के बाद एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिए कि उनके पास बिल्कुल ही फंड नहीं बचा। यानी कि फंड क्या था, पैसा नहीं बचा, फंड नहीं बचा कि वो और युद्ध लड़ पाए। देखिए युद्ध लड़ने में बहुत खर्चा है, आपको आर्मी मेंटेन करना होगा, वो खाना पीना उनका मेंटेन करना होगा, वेपन्स हथियार सारा कुछ देखना होगा। इसमें क्या है कि खर्चा लगता है, और जब फंड ही नहीं आपके पास होगा तो आप कैपेबल नहीं है युद्ध लड़ने के लिए। तो इस युद्ध के बाद फ्रांस वाले के पास एकदम फंड की कमी हो गई, सारा कुछ खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा लेंदी हो जा रहा है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए आ जाइए इधर से। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यह 1746 में प्रारंभ और 1748 में समाप्त हुआ। ठीक है, कहीं 46 दे रखा है, कहीं 44 दे रखा है, तो ये कोई बात नहीं है। ये जो पॉइंट है ये क्या है, अपना सही पॉइंट है। ठीक है ना, कहीं 46 दे रखा है, कहीं 44 दे रखा है, तो इससे क्या है कि घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए हाँ, पहला चलिए सही है, समझ गए। दूसरा पे चलते हैं कि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखल अंदाजी की। ये भी बात सही है। जब हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक के युद्ध में तो इस टाइप का केस हुआ था, समझ में। कर्नाटक के युद्ध में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस टाइप का केस हुआ था, समझ गए। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, है ना। तीसरा, चंदा साहब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दे दी गई। ना 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 ना, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चंदा बाबू को क्या था, फांसी, ऐसा कुछ। देखिए आगे थोड़ा सा, युद्ध के उपरांत फ्रांसीसी द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। हाँ सही बात है ये। अभी हमने वांडीवास का युद्ध पढ़ा तो उसमें क्या था, ये कर्नाटक जो वॉर था उसी के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो उसमें क्या था, ये फाइनल था। उसके बाद मैंने क्या बोला कि फ्रांस छोड़ जो भी कर्नाटक क्षेत्र था वो दे देना पड़ा था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला है, दूसरा है, चौथा है। तो ई कर लीजिए अपना इधर सी भी दे भी रखा। चलिए आगे बढ़िए।
हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी कि पुर्तगालियों ने। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए, है ना। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ठीक है, अल्बुकर्क डीएल में देखिए, सीधी सी बात है, थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं, इसका आंसर तो हो जाएगा डी अल्मेडा। आंसर क्या हो जाएगा? डी अल्मेडा। डी अल्मेडा कौन थे? डी अल्मेडा आपका क्या था? गवर्नर जनरल थे। किसके? है ना, किसके थे? बोलिए, डी अल्मेडा किसके गवर्नर जनरल थे? पुर्तगाल। ठीक है, डी अल्मेडा किसके थे? पुर्तगीज के जो गवर्नर जनरल थे वो कब आए? 1505 में। ठीक है, 1505 में वो आए। ठीक है, अब चलिए एक चीज, अब थोड़ा सा देखते हैं कि नीला जल योजना क्या है ना। नीला जल योजना क्या है, यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी। देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, आप जानते हैं कि ये लोग समुद्री रास्ते से यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पुर्तगीज ये चाहते थे कि समुद्र पे उनका कब्जा हो। ठीक है, यानी कि समुद्र पे उनका कब्जा हो, यानी कि समुद्र पे उनका सुप्रीम पावर हो, है ना, ताकि वो आसानी से समुद्र से व्यापार कर सकें। ठीक है, जो भी कमर्शियल एक्टिविटी है, जो भी ट्रेड वो कर रहे हैं, समुद्र के रास्ते कर सकें। यही था आपका नीला जल योजना, यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी। समझ गए? तो इसको कौन किया था? ये डी अल्मेडा। इनका नाम क्या था पूरा? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये क्या था? गवर्नर थे पुर्तगीज के 1505 में। समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा अब और आगे चलिए, इसको देखते हैं। हाँ, और थोड़ा सा एक देख लेते हैं अल्बुकर्क, दे रखा है, थोड़ा इसको भी समझ लें, अल्बुकर्क, डुप्ले, रोबर्ट क्लाइव के बारे में। अब थोड़ा सा इसमें फ़र्क आपको समझना है। देखिए कि डी अल्मेडा 1505 में आए थे, अल्बुकर्क जो था, अल्बुकर्क वो आया था 1509 में। समझ रहे हैं? ये भी पुर्तगीज था, है ना, ये भी पुर्तगीज गवर्नर था। लेकिन अल्बुकर्क को क्या है कि फाउंडर माना जाता है। किसका? द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। अब पहले कौन आया था? लेकिन डी अल्मेडा। समझ गए? तो डी अल्मेडा जो क्या था, वो आए थे पहले, लेकिन रियल फाउंडर कौन है? अल्बुकर्क। इसको याद रखिएगा। तीसरे भाई साहब के बारे में हम लोग जानते हैं कि ड्यूप्ले कौन है। तो ड्यूप्ले कौन है? गवर्नर जनरल ऑफ फ्रांस। ड्यूप्ले कौन है? गवर्नर जनरल ऑफ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, फ्रांस। और ये देखिए, दोनों को एक साथ दे रखा है, इनको एकदम साथी मत समझिएगा, ये एक दूसरे के कट्टे दुश्मन थे, एकदम राइवल थे ये डुप्ले और इधर रॉबर्ट क्लाइव, ये एक दूसरे के राइवल थे। समझ गए? तो डुप्ले कौन था? फ्रांस का जो था गवर्नर जनरल था। और रॉबर्ट क्लाइव क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि इंग्लिश का गवर्नर जनरल था। अब फ्रांस और इंग्लिश में क्या था? युद्ध चल रहा था। अभी हमने क्या पढ़ा? कर्नाटक का जो युद्ध था, वांडीवास था, ये सब चल रहा था। तो एक दूसरे के वो प्रतिद्वंदी, राइवल हुए कि नहीं हुए? चलिए आगे बढ़िए, अब ये भी हम लोग जानते चले, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। जी नहीं। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर दे रखा है, इसी को हम लोग समझते हैं। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। याद कीजिए 1498 में क्या था, वास्को डिगामा समुद्र के रास्ते आया था यहाँ पे, और 99 में गोवा पे कब्जा हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या था, सही उत्तर है ना। चलिए अब अगला हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाइए। ये थोड़ा सा बड़ा लंबा प्रश्न हम लोग को दिख रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आते हैं। ठीक है, चलिए सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, और सूचियों के अंत में, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना, कि इसमें ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो डच के बारे में ये दे रखा है थोड़ा सा। तो डच के देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ये पुर्तगाली, इंग्लिश के बारे में, फ्रेंच के बारे में, थोड़ा अब डच भी आए थे, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये देखिए, ये सब आया था बाहर से, इंडिया में इसको व्यापार करना था, तो उसमें थोड़ा सा एक वर्ड जोड़ दिया इंडिया, जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सब खुश करने के लिए, ये सब देखिए क्या था, लूटने आया था। समझ रहे हैं, ये सब तो चलिए ठीक है, लेकिन बाद में जो अंग्रेज आया वो क्या आया था व्यापार करने। ठीक है, आया था वो व्यापार करने और सब लूट के ले गया। ऐसे समझिए कि वो आया था आम के चक्कर में, अब बागवानी नोच के ले गया। चलिए आगे बढ़िए, हुआ सो हुआ। चलिए अब ध्यान दीजिए इधर से, डच के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, डच यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, DE ईस्ट इंडिया कंपनी, DEIC। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि EEIC। ठीक है, तो ये कब आए थे, ये एंटर किए थे कब, 1602 में। याद रखिएगा, ये कब एंटर किए थे, 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आई थी, है ना। बेसिक ट्रेड इनका क्या था, सिल्क ट्रेड करना था, स्पाइसेस था, मसाला का बहुत अच्छा उद्योग होता था उस टाइम, है ना। भारत में मसाला बहुत बढ़िया हो जाता था, है ना, एकदम नाम था मसाला। काली मिर्च देखिए, काली मिर्च का उद्गम ऐसे कह सकते हैं घूम फिर के, बड़ा स्टोरी भी है घूम फिर के। काली मिर्च की जो उद्गम है ये निकली कहाँ, तो ये भारत का ही कॉन्सेप्ट है। मसाला जो है काली मिर्च, गोली मिर्च जिसको कहते हैं, है ना। तो 1602 में आए थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या दे रखा है इसमें। तो आंसर इसका देख देख बी दे रखा है, 2 3 4 1, है ना। तो पौंडीचेरी यानी कि फ्रेंच। ठीक, अब आगे देखिए, उसके बाद क्या है, गोवा पुर्तगीज, अभी हमने पढ़ा था कि 1499 में गोवा पे कब्जा किए। तीसरा, हाँ, ट्रांकेबार, ये आपका हो जाएगा क्या, डच। 4 हो जाएगा ना, डेनिस। लास्ट आपका मद्रास, है ना। चलिए चलिए, तो हम लोग को ये जानना था, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी दे रखा है, लेकिन जो जानना था हम लोग जान चुके। अब आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो अभी हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिएगा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसरॉय, ठीक है, भारत में कौन हुआ। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये कब आया था, 1505 में भारत में भैया ये गवर्नर जनरल यानी कि वाइसरॉय बन के आए थे, ये 1505 में। तो पुर्तगाली उपनिवेश, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उपनिवेश का प्रथम वाइसरॉय कौन था, डी अल्मीडा। कब आया था वो, 1505 में। ठीक है, अब चलिए इधर देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक यानी कि रियल फाउंडर कौन था, पुर्तगाली जो पावर थी उसका रियल फाउंडर कौन था, अल्बुकर्क। अभी इससे पहले हमने बात की ना, तो देखिए इसमें समझना क्या है हम लोगों को
कि ये पुर्तगाली उपनिवेश है, समझ रहे हैं, ये पुर्तगाली उपनिवेश है, मतलब क्या, पुर्तगाली कॉलोनियल रूल है ना, कॉलोनियल रूल समझते हैं ना, मतलब क्या, एक एक जो कंट्री है उसके अंडर एक और कंट्री का आ जाना शासन। तो ये क्या था, पुर्तगाली कॉलोनियल यानी कि उपनिवेश का प्रथम वाइसरॉय था, वो था अल्मीडा, समझ रहे हैं, 1505 में आया। लेकिन पुर्तगाली जो शक्ति थी, पुर्तगाली जब एज ए पावर बन के आई, ठीक है, पुर्तगाली क्या था, ऐसे समझिए कि पुर्तगाली उपनिवेश मतलब व्यापार से रिलेटेड, ऐसे समझिए। अब पुर्तगाली जब शक्ति एज ए पावर बन के आई, मतलब छीन छपाटा, कब्जा, है ना, एकदम भूभाग पे कब्जा, जैसे राजा महाराजा राज कर रहे थे। उसका रियल फाउंडर क्या था, अल्बुकर्क था, समझ रहे हैं, उसका रियल फाउंडर कौन है, अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क जब आया था तो क्या था, जो राजा थे किसके, कालीकट का जो राजा था जमोरिन, उसको ये क्या किया था, हरा दिया था अल्बुकर्क, तब आया था यहाँ पे। तो अल्बुकर्क के बारे में भी जान लीजिए कि अल्बुकर्क कब आया था। तो अल्बुकर्क आया था भैया 1509 में, समझ गए, याद रखिएगा। 1505 में आया था डी अल्मेडा, अब 1509 में आया था कौन, अल्बुकर्क, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़िए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, किस यूरोपीय समुदाय ने, तो सीधी सी बात है कि पुर्तगाली, ठीक है, वो तो व्यापार करने भाई 1498 ही में आ गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया है वो तो 1600 में आई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आई थी, तो इस टाइप से अपना चल रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले यही आए थे। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। देखिए अभी मैंने क्या बोला था कि कालीकट का राजा कौन था, जमोरिन। कालीकट का राजा जो था वो कौन था, जमोरिन जो था वो कालीकट का राजा था, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं, इधर थोड़ा सा भटक गए थे, इधर आ जाइए। तो आंसर इसका देखिए फर्स्ट क्लास दे रखा है डी, हम लोग पढ़े भी थे कि जमोरिन था, यही जमोरिन कालीकट का राजा था। देखिए खूब बढ़िया स्वागत किए, ये देखिए माने खूब बढ़िया स्वागत कीजिए। अभी इनको क्या पता है कि भैया वो कपारे पे बैठने आ रहा है, ठीक है, स्वागत कीजिए। अब वही जब अल्बुकर्क आया था तो ये भाई साहब को हराया था और अपना आधिपत्य स्थापित किया था, समझ गए। कब आया था वो, वास्को डिगामा तो आया था 1498 में, समझ गए। वास्को डिगामा कब आया था, 1498 में। चलिए अब आगे चलिए। हाँ, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी कौन, हुगली, ठीक है, वो फैक्ट्री कौन सी थी, हुगली। चलिए आगे चलिए। अब भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की, ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ना, कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी, ठीक है, संयुक्त पूंजी कंपनी, ये क्या था, संयुक्त पूंजी कंपनी, तो इसको स्थापित कौन किया था, डच किए थे, याद रखिएगा। संयुक्त पूंजी कंपनी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट स्टॉक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, समझे। कंपनी सभी आप जानते हैं कि कंपनी क्या है, दो एक से ज़्यादा लोग मिलके जब क्या था, ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ मिलके जब व्यापार करते हैं, एक कॉमन व्यापार करते हैं, वही कंपनी है। अब देखिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी क्या है, थोड़ा सा इसको भी आप जानते चलिए। देखिए स्टॉक का क्या मतलब है, स्टॉक का मतलब है यहाँ किससे, स्टॉक का यहाँ क्या मतलब है, शेयर से, समझ रहे हैं। स्टॉक का मतलब है यहाँ पे
शेयर से। ठीक है, तो देखिए जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट हो, देखिए जैसे आजकल क्या है कि बड़ी बड़ी जो भी कंपनी है, बड़ी बड़ी जो मार्केट में जिसका शेयर घूम रहा है, वो क्या है, वो सब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। ठीक है, शेयर का जो भी है साधारण भाषा में समझ लीजिए, स्टॉक ही शेयर है। जैसे कैसे आप लोग सुनते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, ये सब क्या है, एक है। शेयर और स्टॉक एक ही है। शेयर होता क्या है, एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए जैसे हल्का में, कि शेयर इज जस्ट अ डिवीजन ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी जो लगा है, कैपिटल जो लगा है बिजनेस में, उसका एक पार्ट है, डिवीजन है। जैसे 1 लाख रुपया लगा है, मान लीजिए उसमें क्या है कि 10 लाख, मतलब 10 लोग मिल के 1 लाख रुपया लगा रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपया लगाए। ठीक है, उसमें क्या था